Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. As you can see the thumbnail कि आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट रिवीजन करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट। एक तो वो जिन्होंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अगर उनको एक ओवरव्यू चाहिए है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है तो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम उन लोगों के लिए जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड दे जस्ट वांट टू रिवाइज वंस मोर। सो दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रेलेवेंट होगी। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डेफिनेटली आगे शेयर भी करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला तो हमारा बेसिक टीचिंग का जो मीनिंग होता है, डेफिनेशन होता है, वो पढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज़ टू इंस्ट्रक्ट समवन और इम्पार्ट नॉलेज रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट और स्किल। बेसिक टीचिंग का डेफिनेशन क्या होता है कि एक स्टूडेंट को एजुकेट करना, उसे नए नए स्किल्स प्रोवाइड करना, उसे इन्फॉर्मेशन देना, यही एक बेसिक चीज़ होता है ना टीचिंग का। तो टीचिंग का यही चीज़ है कि आप इंस्ट्रक्ट करो, आप उन्हें एजुकेट करो, उन्हें इन्फॉर्मेशन दो रिगार्डिंग सब्जेक्ट और स्किल। सब्जेक्ट हो सकता है या किसी तरह का स्किल्स हो सकता है, लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपका प्रेजेंटेशन स्किल हो गया, किसी भी तरह का स्किल्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ आइडियाज़, इंस्ट्रक्शंस एंड नॉलेज फ्रॉम वन मेच्योर पर्सन, दैट इज़ टीचर, क्योंकि टीचर मेच्योर पर्सन होता है एंड उनके आगे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तभी वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं एक स्टूडेंट को। सो मेच्योर पर्सन टीचर टू वन और लेस मेच्योर पर्सन दैट इज स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स तो उस क्वेश्चन में बहुत सारे होंगे, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ऑप्ट करना उस ऑप्शन को जिसमें लिखा होगा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को मॉडिफाई करना या एक स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, दोनों ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा टीचिंग के क्या क्या नेचर हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला तो है कि टीचिंग इज़ अ साइंस। टीचिंग क्या है, एक साइंस है, क्योंकि इसको लॉजिकली हम प्लान करते हैं हर एक एक्टिविटी को एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक सीक्वेंस मैनर में, तो इस वजह से ये साइंस है। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या होता है, हम तरह तरह से क्रिएटिविटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं एक स्टूडेंट में, अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग एड्स यूज़ करते हैं ताकि उसे वो हर चीज़ समझ में आए जो हम समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉरल एक्टिविटी। मॉरल एक्टिविटी में क्या है कि इसमें एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है टीचर, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, इन्हांस करता है, उसमें अच्छी अच्छी आदतें डालता है। सो इसलिए ये क्या है, एक तरह का मॉरल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है हमारा फिर डायनामिक। टीचिंग डायनामिक कैसे है, क्योंकि टीचिंग बहुत जल्दी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज जिस मेथड से पढ़ा रहे हो 2 साल बाद 3 साल बाद सेम मेथड से आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, नहीं। टीचिंग क्या है, डायनामिक है, वो बहुत फास्ट चेंज होता है, सडनली चेंज होता है। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप एक ही एक्टिविटी या एक ही मेथड के थ्रू आप सारे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते हो सकता कोई स्टूडेंट वीक हो, कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट हो, तो उनके अकॉर्डिंग आपको मेथड्स और टेक्निक्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। इस वजह से टीचर के लिए क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाता है। आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डाइवर्स। टीचिंग क्या है, डाइवर्स है, मीन्स टीचिंग बहुत फैला हुआ है, हर क्लासरूम में है, हर एक टीचर है, उसे डाइवर्स सेट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करना पड़ता है, मेथड्स यूज़ करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स कि कैसे स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस। टीचिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आप आज पढ़ाना आपने स्टार्ट किया, 2 दिन पढ़ाए फिर आप छोड़ दिए। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू बी इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इस वजह से टीचिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल से क्या है
कि हम जो अपने स्कूल से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मल हो जाता है। और इनफॉर्मल टीचिंग क्या होता है, जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने घर से, तो ये हो जाता है हमारा इनफॉर्मल। ओके, नेक्स्ट है इंटरैक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग क्या एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, दो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरैक्शन होता है, सो इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। फिर आगे हम चलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या जिसको आप कह सकते हैं कि हाउ टू टीच। एक टीचर को बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसे हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। पहला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियस सी बात है, पहले हम बच्चे को वो चीज़ें बताएंगे जो सिंपल नेचर की होंगी, फिर धीरे धीरे सिंपल से ले जाके हम कॉम्प्लेक्स तक वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पहले आसान चीज़ें आप पढ़ाओ, फिर आप करते करते फिर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाओ। नेक्स्ट है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन कि बच्चे को पहले वो पढ़ाओ जो उसे पता है, उसके बाद आगे जाके उन्हें वो चीज़ें बताओ जो उन्हें नहीं पता है। इसलिए नोन टू अननोन मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के जानो कि उन्हें क्या पता है उस सब्जेक्ट के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अननोन चीज़ें तक ले जाओ। नेक्स्ट है सीन टू अनसीन। सीन टू अनसीन में क्या है कि एक टीचर को प्लान करना चाहिए लेसन की क्या बच्चे को पता है, क्या क्या उसकी टेक्निक्स होगी, या बच्चा किस ढंग से समझ सकता है। तो सीन टू अनसीन, पहले वो चीज़ें उन्हें दिखाओ जो बच्चा ऑलरेडी देख चुका है, फिर आगे जाके उन चीज़ों को दिखाओ जो उसे नहीं पता है। तो इससे क्या होगा, टीचर के लिए भी आसान होगा एंड स्टूडेंट्स के लिए भी समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्क्रीट मतलब होता है फिक्स्ड। ओके, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि पहले आप एक पूरी प्रॉपर चीज़ दिखा दो, एक ऑब्जेक्ट को ही दिखा दो, और फिर उस ऑब्जेक्ट को बाइफरकेट करके या उसके पार्ट्स करके फिर आप एब्स्ट्रैक्ट वे में उसको दिखाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को पढ़ाना है बॉडी पार्ट्स, तो आप एक पूरा बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर दिखा दो बच्चे को, और फिर बाद में बताओ कि हाँ ये हैंड है, ये ईयर है, ये नोज़ है, ये लिप्स है। तो ये क्या होता है कॉन्क्रीट, कि पहले आप पूरा एक पार्ट दिखा दो, उसके बाद बाइफरकेट करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स में फिर उन चीज़ों को समझाओ। तो यहाँ क्या होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर गए। नेक्स्ट है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल में क्या है कि पहले पार्टिकल्स में आप उन चीज़ों को दिखाओ और फिर उसके बाद आप एक जनरलाइज वे में लेके जाओ। ठीक है, ये मेनली होता है इंडक्टिव इन नेचर होता है। आप लोगों ने रिसर्च में पढ़ा होगा कि इंडक्टिव इन नेचर मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी क्या है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, तो उन्होंने क्या एक थ्योरी बनाई कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये उन्होंने थ्योरी बनाई। तो हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर से हम पहले उसके पार्ट्स में देख रहे हैं और फिर एक जनरल कंक्लूजन में आए कि हाँ ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के चलते ही एप्पल गिरता है, या कोई भी चीज़ आप नीचे गिराओगे तो अर्थ उसको अपनी ओर खींचेगी। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर टू जनरल है। हम एक जनरलाइज वे में एक चीज़ पे गए हैं कि हाँ लॉ ऑफ ग्रेविटी नाम की चीज़ है, एक थ्योरी है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो नीचे ही आएगी। ओके, दिस इज अबाउट योर पर्टिकुलर टू जनरल। देन होल टू पार्ट, जो कि अभी हमने कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा कि एक पूरी चीज़ हम दिखा देंगे होल में और फिर उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में क्या होता है कि एक टीचर को एक बच्चे के साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर टीचर को यही नहीं पता है कि बच्चे को क्या पता है, प्रीवियस नॉलेज उसका है कि नहीं है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो फिर वो आगे जाके पढ़ा नहीं पाएगा। तो इसीलिए एक टीचर को बच्चे के साइकोलॉजिकल नीड्स का पता होना चाहिए और उन्हीं नीड्स के अकॉर्डिंग वो इंगेज करे स्टूडेंट्स को लॉजिकल चीज़ों की तरफ ले जाने के। ये होता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ओके, नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस और ऊपर के जो हमने दोनों पढ़े थे यहाँ,
कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड होल टू पार्ट, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, मीन्स कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, और नीचे का जो है एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमें पूरी चीज़ दिखा दो और फिर पार्ट्स बाय पार्ट्स में डिवाइड करो, बट एनालिसिस टू सिंथेसिस में क्या होता है कि हम पहले पार्ट्स बाय पार्ट्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसकी पूरी पिक्चर ला के दिखा देंगे। है दोनों आपस में सही, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस इसको वे ऑफ एक्सप्लेनेशन का चेंज कर दिया गया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एनालिसिस टू सिंथेसिस में क्या है कि हम पार्ट्स बाय पार्ट्स चीज़ को दिखाएंगे और फिर उसके बाद एक पूरी पिक्चर लाके उसे दिखा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको बच्चे को पढ़ाना है ट्री का स्ट्रक्चर, तो ट्री का स्ट्रक्चर में क्या हम उससे स्टेम दिखाएंगे, ब्रांचेस दिखाएंगे, लीव्स दिखाएंगे, और जब वो सारी चीज़ें सीख जाएगा तो उसके बाद हम एक पूरा ट्री का पिक्चर उसको दिखाएंगे कि हाँ ये ट्री है और इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ये होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। नेक्स्ट है एम्पिरिकल नॉलेज टू रैशनल नॉलेज। एम्पिरिकल मीन्स होता है जो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एनी काइंड ऑफ नॉलेज वी आर हैविंग थ्रू एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज को गेन करते हैं उसे एम्पिरिकल कहते हैं। तो एम्पिरिकल नॉलेज टू रैशनल नॉलेज, एक्सपीरियंस से कोई हम नॉलेज को गेन किए हैं और उस नॉलेज को बेस बना के हम आगे का नॉलेज, न्यू नॉलेज हम गेन करेंगे या रैशनल नॉलेज, तो वो होता है मेरा एम्पिरिकल नॉलेज टू रैशनल नॉलेज। लास्ट है सेल्फ स्टडी। एक बच्चे में सेल्फ स्टडी की हैबिट होनी चाहिए। एक टीचर है, वो उसे पढ़ा दिया, स्कूल का होमवर्क करा दिया, घर का होमवर्क दे दिया, बट बच्चे में जब तक सेल्फ स्टडी की हैबिट नहीं आएगी वो अपने से नहीं करना चाहेगा। इसलिए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में सेल्फ स्टडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी एक बच्चे में होनी चाहिए, तभी वो उसके अंदर इच्छा जगेगी कि वो नई नई चीज़ें सीख पाए। ओके, सो ये था हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर्स। एक अच्छे बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, एक अच्छा लर्नर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है गुड लर्नर्स आर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन्स होता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मीन्स एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। ओके, रेगुलरिटी होनी चाहिए कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो डेली पढ़ाई करे। ऐसा ना हो कि आज वो पढ़ा, 2 दिन बाद नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। गुड लर्नर्स आर परसिस्टेंट, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उनमें। दे शेयर देयर नॉलेज विथ अदर्स। एक अच्छा लर्नर क्या होता है, एक अच्छा बच्चा वही होता है जो अपनी नॉलेज को शेयर करे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नॉलेज शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है दे आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। बाहर की नेगेटिविटी से दूर रहे, एक अच्छे लर्नर में ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमको बहुत तरफ से मिलती है। सो उस नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है गुड लर्नर की। नेक्स्ट है दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न। क्यूरियस मीन्स एंग्शियसनेस, मीन्स हमेशा नई नई चीज़ें जानने के लिए इच्छुक हो, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है दे सीक टू लर्न न्यू थिंग्स। नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। दे एन्जॉय लर्निंग, किसी भी तरह की लर्निंग को वो एन्जॉय करें। नेक्स्ट है दे ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर रीडिंग, एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग। वो हमेशा समय निकाले 3 चीज़ करने का, क्या, रीडिंग, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, नॉवेल्स पढ़े, एनालाइज करें उनको कि हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या हमने पढ़ा है, एनालाइज करें, एंड इवेलुएटिंग, और फिर उसका इवेलुएशन निकालें कि जो भी हमने पढ़ी है वो आगे जाके हमको हेल्प करेगी कि नहीं करेगी इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर्स। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है लेवल्स ऑफ टीचिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आना ही आना है नेट के एग्ज़ाम में। लेवल्स ऑफ टीचिंग में बेसिकली 3 लेवल है, दैट इज़ मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। बट एक ऑटोनॉमस लेवल भी है जो कि मेमोरी लेवल से भी पहले है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है बट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑटोनॉमस, ठीक है, AUTONOMOUS, ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। पढ़ते हैं इसको। ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, मेमोरी लेवल के पहले का होता है।
जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए होता है, लाइक 0 to 3 years यू कैन से। जो ऑटोनॉमस लेवल में, इस लेवल ऑफ टीचिंग में ये होता है कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, ठीक है, इनहेरेंट करता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से। उसे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती, वो देख के ही सीखता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल 2 साल के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, तो उन्हें किसी ने सिखाया नहीं है, वो नेचुरल वो चीज़ उनके अंदर इनहेरेंट होके आई है। तो ये होता है ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि मेमोरी लेवल से भी पहले का होता है। नेक्स्ट है फिर हमारा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, जो 3 साल के बाद के बच्चों के लिए होता है, या 3 साल से ही होता है। मेमोरी लेवल टीचिंग सबसे पहले तो हर्बर्ट ने दिया है, नेम याद रखना, ठीक है, हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है। इनिशियल लेवल है, मीन्स स्टार्टिंग का लेवल है। फिर है डिफरेंट फेसेस इंक्लूड लर्निंग, रिटेनिंग, रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग। मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, बच्चे को रटवाते हैं। इसमें रोट लर्निंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। रोट लर्निंग के ही थ्रू बच्चे को हम चीज़ें सिखाते हैं, रटवाते हैं। लाइक छोटे बच्चों को क्या ABCD हम सिखाते हैं, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल हम रटवाते हैं ना रोज़ उसे स्कूल में। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिकॉल करते हैं बच्चे, फिर उसको रिटेन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें पूरा प्रॉपर रोट लर्निंग होता है, जिसको कहते हैं रट्टा लगवाना, ठीक है। इसमें मेनली टीचर सेंटर्ड एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड्स आर यूज्ड। ये पूरा का पूरा टीचर सेंटर्ड होता है या अथॉरिटेरियन होता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा पावर किसके पास रहता है, टीचर के पास रहता है। वही बच्चे को पढ़ाता है, वही बच्चे को सिखाता है। बच्चे खुद से कुछ नहीं करते। अगर टीचर A फॉर एप्पल बोलेगा तो वो A फॉर एप्पल सीखेगा। अगर टीचर A फॉर बॉल बोलेगा तो वो A फॉर बॉल सीखेगा। तो इसमें पूरी की पूरी पावर इसमें एक टीचर के पास रहती है, जिसको अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये सूटेबल है लोअर क्लास के लिए, नर्सरी, LKG, UKG इन क्लासेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किन्होंने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। ये क्या है, ये एक्सटेंशन है किसका, मेमोरी लेवल का, मीन्स मेमोरी लेवल के एक स्टेप आगे का है। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी लेवल। बेसिकली किस पे एम्फेसाइज करता है ये, ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट बाय डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स रिलेशनशिप। इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। मेमोरी लेवल में क्या किया, हमने चीज़ों को रटा, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम चीज़ें को समझते हैं, उनके फैक्ट्स को देखते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसको एक्सटेंशन कहा गया है मेमोरी लेवल का। इसमें लर्नर्स गेट टू नो अबाउट द मीनिंग, कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन, थ्योरीज। इसमें लर्नर चीज़ें समझता है, फिर उसको जनरलाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल वाज गिवन बाय हंट। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है और इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं। याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच लेवल इज नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है हाईएस्ट लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है, एक खुद प्रॉब्लम रहती है और उसी प्रॉब्लम को बच्चा खुद से सॉल्व करता है। उसे टीचर की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ ओपन एंड इंडिपेंडेंट। ओपन रहता है और इंडिपेंडेंट रहता है, स्टूडेंट के हाथ में सब रहता है, टीचर का कोई रोल नहीं होता इसमें। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। इसमें नई नई स्किल्स डेवलप करता है स्टूडेंट्स खुद। टेक्निक्स यूज्ड आर स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें सारा का सारा जिम्मा किस पे होता है, एक बच्चे पे ही होता है। वो खुद सीखता है, खुद गलती भी करता है, उन गलतियों से खुद सीखता भी है। टीचर का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसीलिए इसको लेजस फेरेबियम कहते हैं, ठीक है। यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस। हायर क्लासेस लाइक अभी आप PhD करने जाओगे तो आप कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में आओगे, ऑब्वियस आप रिफ्लेक्टिव में आओगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे क्या करना है वो भी आपको डिसाइड करना है, कैसे करना है वो भी आपको ही डिसाइड करना है। तो ये मेनली क्या होता है, हाई लेवल टीचिंग के लिए होता है, जिसमें स्टूडेंट का ही रोल होता है, टीचर का कोई रोल नहीं होता, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे, जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आता है. ओके. इन 1956 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वॉज डेवलप्ड. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पूरा नाम है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम. 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्होंने डेवलप किया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से. अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग. 3 डोमेन हैं. पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है साइकोमोटर, थर्ड है अफेक्टिव. कॉग्निटिव से क्या होगा? कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? एंटायरली रिलेटेड टू योर माइंड. ठीक है, आपके ब्रेन से, आपके माइंड से, आपके नॉलेज से रिलेट करता है, इसलिए इट फोकसेस ऑन नॉलेज. साइकोमोटर में क्या होता है? मेनली इसमें स्किल्स होते हैं, दुनिया भर के जो स्किल्स आते हैं लाइक टेक्निकल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. और अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है? इट फोकसेस ऑन योर एटीट्यूड, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, इस पे ये फोकस करता है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. कॉग्निटिव डोमेन का 6 सब कैटेगरीज है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है नॉलेज और सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है? ये फर्स्ट आता है और सबसे लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन होता है. नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. पहले बच्चे को नॉलेज देंगे, नॉलेज के बाद उस नॉलेज को वो क्या करेगा? कॉम्प्रिहेंड करेगा, उसको इन्हांस करेगा. कॉम्प्रिहेंड करने के बाद फिर वो उसी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा, दैट इज़ और एप्लीकेशन. अप्लाई करने के बाद वो एनालिसिस करेगा. ठीक है, चेकआउट करेगा कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं. उसके बाद सिंथेसिस करेगा. एनालिसिस मैंने गलत बोल दिया. एनालिसिस करेगा मीन्स वो पार्ट्स बाय पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा. उसके बाद उन सारों को मिला के चेक करेगा कि हाँ सही हो रहा है ये चीज़ कि नहीं, दैट इज़ सिंथेसिस. और फाइनली फिर वो क्या करेगा? इवैल्यूएशन करेगा, दैट इज़ असेसमेंट, कि जो भी हम पढ़े हैं तो वो मेरे फ़ायदे का है कि नहीं है, या मुझे उससे कोई फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है. फाइनली वो क्या करेगा? इवैल्यूएशन करेगा. सो इसके 6 सब कैटेगरीज हैं, दैट इज़ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. फिर आगे जाके 2001 में 2 लोगों ने इनको रिवाइज किया था, जिनका नाम है डेविड क्रैथवॉल एंड लॉरेन एंडरसन. इन 2001 ये दोनों ने आगे जाके कॉग्निटिव डोमेन का रिवाइज वर्जन निकाला था, जिसमें कि स्टार्टिंग है हमारा रिमेंबरिंग से, अंडरस्टैंडिंग से, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग. ये इसका कॉग्निटिव डोमेन का रिवाइज्ड वर्जन है, जो कि 2001 में आया था. किसके द्वारा? लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रैथवॉल. ओके, पहले रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, उसके बाद उसे समझेंगे, समझने के बाद उसको हम अप्लाई करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे और फाइनली उसको हम क्रिएट कर देंगे, एक थ्योरी डेवलप कर देंगे, एक थ्योरी बना देंगे. ठीक है, ये इसका रिवाइज्ड वर्जन है. चलिए, आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी कंप्लीट हो गया, कॉग्निटिव डोमेन भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट आता हमारा अफेक्टिव डोमेन. ये डोमेन किन्होंने दिया था? क्रैथवॉल ने दिया था. मेनली ये डोमेन किससे कंसर्न है? आपके फीलिंग्स से, आपके इमोशंस से, आपके बिहेवियर से. ठीक है, और इसे भी अरेंज किया है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, जैसे कॉग्निटिव डोमेन में किया था. पहले हम लो लेवल से गए और फिर जाते जाते हाईएस्ट लेवल पे पहुँचे. इन द सेम सेंस अफेक्टिव डोमेन भी है हमारा, लो लेवल से स्टार्ट होता है, दैट इज़ इसके भी कैटेगरीज है. रिसीव करेंगे, फिर उस रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स देंगे हम, रिस्पॉन्ड करने के बाद वैल्यूइंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा और लास्ट में क्या होगा? मेरा कैरेक्टराइजेशन, कि उसके कैरेक्टर को हम पूरा चेंज कर रहे हैं. ठीक है, उसके बिहेवियर को हम चेंज कर रहे हैं. सो ये इसका सब कैटेगरीज है अफेक्टिव डोमेन का: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. और प्लीज़ ये सारे सब कैटेगरीज याद कर लेना. नेट में क्वेश्चंस आते हैं कि विच इज़ द 4th लेवल, विच इज़ द 5th लेवल, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं. या आपको सीक्वेंस उल्टा करके दे देंगे, आपको सीक्वेंस में आपको बना के लिखना है. ठीक है, तो प्लीज़ आप याद कर लेना इनके सब कैटेगरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है फिर हमारा साइकोमोटर, जो कि बेसिकली हमारा स्किल से रिलेटेड है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज काइनेस्थेटिक डोमेन. इसको काइनेस्थेटिक डोमेन भी कहते हैं क्योंकि ये स्किल से रिलेट करता है. इसके 5 सब कैटेगरीज है. बाकी दोनों में कितने थे? 6 कैटेगरीज थे, बट साइकोमोटर डोमेन में क्या कितने हैं? टोटल 5 है.
इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन मीन्स होता है नकल करना। हम नकल करेंगे, देखेंगे कि टीचर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उस चीज़ को सीखेंगे, फिर उसमें चेंजेस करके अपना कुछ नया उसमें चेंजेस डालेंगे, दैट इज़ मैनिपुलेशन। फिर प्रेसिशन होता है, देन आर्टिकुलेशन, और फाइनली क्या होगा हमारा नेचुरलाइजेशन। उतना डेप्थ में नहीं पूछेगा कि किसका क्या मीनिंग है, बट हाँ आपको सीक्वेंस में लगाने को दे दिया जाएगा क्वेश्चन, या मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाएगा कि साइकोमोटर में कौन सा सब कैटेगरी है, कॉग्निटिव का कौन सा सब कैटेगरी है। इन दिस वे तो क्वेश्चंस कैन बी मेड। तो चलिए आज कॉग्निटिव डोमेन भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, गैगनेस का 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट गैगने ने दिया था 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, जिसको 9 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, 9 लेवल्स, 9 कंडीशंस ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो रॉबर्ट गैगने ने अपनी बुक में लिखा है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेंटल कंडीशंस एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए ये 9 लेवल बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला है रिसेप्शन, जिसमें हम स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करेंगे। अब टीचर जाएगा, जाते के साथ वो पढ़ाने तो नहीं लगेगा, वो क्या करेगा, पहले स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करेगा, सो दैट इज़ योर रिसेप्शन। उसके बाद फिर इन्फॉर्म करेगा वो ऑब्जेक्टिव्स को कि क्या उसे पढ़ाना है, कौन सा यूनिट उसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ाना है, वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा उसके ऑब्जेक्टिव्स को, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेंसी। देन थर्ड है रिट्रीवल, फिर जो भी उसे इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी सब्जेक्ट मैटर उसे पढ़ाना है, वो क्या करेगा, वो रिलेट करेगा उस नई इन्फॉर्मेशन को, किससे, प्रायर इन्फॉर्मेशन से, उसकी प्रायर नॉलेज से वो उसको रिलेट करके नई नॉलेज बताएगा, दैट इज़ और रिट्रीवल। देन फोर्थ है सिलेक्टिव परसेप्शन, फिर उस नए नॉलेज को वो इजी मैनर में बताएगा, मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, ताकि बच्चे के दिमाग में स्टोर हो जाए, उसको कहते हैं हम सिलेक्टिव परसेप्शन। देन फिफ्थ है हमारा सिमेंटिक इनकोडिंग। ये क्या करेगा, इसमें हम क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा कि वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो नए नए एग्जाम्पल्स के थ्रू देगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम समझाएंगे तो बच्चा जल्दी कैच करेगा। तो इसलिए सिमेंटिक इनकोडिंग में क्या आता है, इट हेल्प्स टू रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम बाय गिविंग एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम उसे समझाएंगे। नेक्स्ट है रेस्पॉन्डिंग, उसके बाद बच्चा क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो रेस्पॉन्स देगा। फिर है रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, अगर बच्चे को समझ में आया तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, नहीं समझ में आया तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा। नेक्स्ट है रिट्रीवल, रिमेंबर रिट्रीवल 2 बार आया है, एक 3rd लेवल में आया है और एक हमारा 8th लेवल में आया है, बट दोनों का मीनिंग इसमें अलग अलग है, ठीक है। इस वाले में रिट्रीवल का मतलब था कि हम पुराने इन्फॉर्मेशन को बेस बना के, प्रायर नॉलेज को बेस बना के हम नया नॉलेज देंगे, ये था हमारा पहला रिट्रीवल, ओके। बट इस रिट्रीवल में क्या है, हम असेस करेंगे उसके परफॉर्मेंस को। अब टीचर ने सब सिखा दिया, बच्चे को पढ़ा दिया, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट तो करना होगा ना, असेस तो करना होगा ना कि बच्चा कितना सीखा है। तो क्या करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को हम असेस करेंगे टेस्ट के थ्रू, एग्ज़ाम्स के थ्रू कंडक्ट करके, दैट इज़ ऑफ रिट्रीवल। और लास्ट इसमें आता है जनरलाइजेशन, बच्चा सीख गया है, बच्चा एग्ज़ाम पास कर दिया है, फिर उस नॉलेज को वो प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कितना उतारता है या फ्यूचर में वो नॉलेज को कितना कैरी ऑन करता है, दैट इज़ फॉर जनरलाइजेशन। स्टूडेंट्स शुड अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न टू न्यू सिचुएशन, नए नए सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशन में उन नॉलेज का वो प्रॉपर एप्लीकेशन करें, दैट इज़ फॉर जनरलाइजेशन, ओके। ये था हमारा रॉबर्ट गैगने का 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, ये भी हो गया है। नेक्स्ट है 2 डिफरेंसेस आते हैं, एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स में क्या क्या आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि हर एक बच्चा डिफरेंट है, ठीक है। आप हर एक बच्चे को एक जैसा नहीं लेके चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में ढेरों बच्चे हुआ करते थे जब आप स्कूल में पढ़ते थे,
बहुत बच्चे वीक होते थे, बहुत बच्चे एवरेज होते थे, कुछ अबव एवरेज होते थे और कुछ ब्रिलियंट होते थे। तो टीचर को क्या करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना चाहिए। जो पुअर स्टूडेंट है उसको आगे बैठा के पढ़ाए, उस पर ज़्यादा फोकस करे। जो अबव एवरेज है उसको भी पढ़ाए, वो उस पर भी फोकस करे। बट ये है कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ढंग से अगर पढ़ेगा तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पूरी इंटायरली किसकी ड्यूटी बनती है, टीचर की, कि हर एक स्टूडेंट पे वो फोकस करे, हर एक स्टूडेंट को एक जैसा ना समझे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए जो उसका नीड है बच्चे का। ठीक है, तो कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं लर्नर्स में। क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंटेलिजेंस के बेसिस पे, कितना बच्चा इंटेलिजेंट है उसके बेसिस पे। किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, किसी का आईक्यू बहुत कम है। फिर एप्टीट्यूड के बेसिस पे कि वो कितनी जल्दी कोई चीज़ को समझ रहा है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि उसका अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितना है। एप्टीट्यूड, एज मैटर करता है, छोटे बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बच्चों पे कम मेहनत करनी पड़ती है। मोटिवेशन, कि उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। किसी किसी को मोटिवेशन मिलती है चॉकलेट से, अब उसको चॉकलेट दो तो वो पढ़ेगा। किसी किसी को मोटिवेशन मिलती है आइसक्रीम से, अब उसको आइसक्रीम ला के दोगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगा। सो मोटिवेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर। पर्सनैलिटी, बच्चे का पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, उसका इंटरेक्शन कितना अच्छा है, सोशल है कि नहीं है, लोगों से बात करने का उसमें तरीका है कि नहीं है, शाय नेचर का तो नहीं है, तो पर्सनालिटी फैक्टर हो गया। देन प्रायर नॉलेज, कि प्रीवियस नॉलेज उसका क्या है, वो जिस स्कूल से पढ़ के आया है उसका, उस स्कूल में वहाँ क्या इन्वॉल्वमेंट था, अभी क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रायर नॉलेज भी एक फैक्टर है। लर्निंग स्टाइल, बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, क्योंकि अब किसी किसी को है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि वो गाना सुनते सुनते नोट्स बना लेते हैं, बट कुछ कुछ का नहीं है, कुछ कुछ को एकदम शांति चाहिए रहता है पढ़ने के लिए। इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट फैक्टर एक है, इन्वॉल्वमेंट मैटर करता है कि आप किस इन्वॉल्वमेंट में आप हो। ओके, हेल्थ, ऑब्वियस है हेल्थ मैटर करेगा। कोई बच्चा बहुत वीक है, जल्दी बीमार पड़ जाता है, तो वो उतना सही से नहीं पढ़ पाएगा। बट कोई कोई बच्चा है जो बीमार नहीं पड़ता, बहुत कम बीमार पड़ता है, तो उसका रिटेंशन पावर ज़्यादा होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, कि एक लर्नर में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड होना चाहिए आपके पास, या आप पीएचडी कर रहे हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। स्किल्स होना चाहिए टीचर में, पेस ऑफ टीचिंग, किस स्पीड से वो पढ़ा रहा है, ना ज़्यादा धीमा पढ़ाए ना ज़्यादा तेज़ पढ़ाए, प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए कि बच्चा कैच कर पाए। बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करना, एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करना एक स्टूडेंट्स में। सपोर्ट मटेरियल, जो मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, सपोर्टिंग मटेरियल लाइक ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए, तो वो सही ढंग से काम कर रहे हों। पर्सनालिटी ऑफ टीचर, इट ऑल्सो अफेक्ट्स कि टीचर का पर्सनालिटी कैसा है, वो काइंड नेचर का है या बहुत क्रूएल नेचर का है। लर्नर्स कैसे उनको मिल रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। एंड एबिलिटी टू इंगेज स्टूडेंट्स, कि एक टीचर के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो बच्चे को इंगेज कर पाए, ठीक है, एक्टिविटीज़ में। सो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के मेथड्स करते हैं। पहला हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या था, बहुत पुराना मेथड है। ये मेनली लार्जर ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाते हो स्टूडेंट्स को। अब 200-300 बच्चे हैं तो एक टाइम पे 200-300 बच्चों में वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। ओके, इसमें डिमेरिट्स भी होते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, टीचर आता है लेक्चर देता निकल जाता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। सो इन दिस टाइप ऑफ मेथड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, एक टाइम पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टाइम में, ठीक है, ये बता ही दिया मैंने। फिर है नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ाएगा आपको। इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव ज़्यादा होंगे क्योंकि वो देखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक अपने माइंड में रिटेन कर पाएंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मेनली होता है कि इसमें करके दिखाया जाता है, ठीक है। देन है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये मेनली होता है लर्निंग बाय डिस्कवरिंग। हम कोई चीज़ डिस्कवर करके सीखते हैं। अब बच्चे को आपने कोई केस स्टडी दे दिया तो वो खुद सॉल्व करेगा, खुद सीखेगा, तो ये होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम। ये ऐसा क्लासरूम है जिसमें
बोथ ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग भी होता है, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग भी होता है, इसलिए इसको ब्लेंडेड क्लासरूम भी कहा गया है। ओके, याद रखना, फ्लिप्ड क्लासरूम इज ऑल्सो नोन एज ब्लेंडेड क्लासरूम। ब्लेंडेड मतलब मिक्स्ड, मिक्स्ड किसका, ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग दोनों। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्निंग, मोर एम्फेसाइज ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़। इसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा स्किल्स हो गया, लाइक हैंड का स्किल, लेग्स का स्किल, स्किल्स डेवलप करने के लिए मेनली होता है। फिर डिस्कशन, डिस्कशन में क्या होता है, इसमें बच्चा आपस में डिस्कस करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो इससे क्या होता है, लेक्चर मेथड से ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है बच्चा खुद। तो बहुत नॉलेज ऐसी होती है जो मेरे को पता है आपको पता लग जाएगी, या कुछ नॉलेज आपको जो एक्स्ट्रा है वो मुझे मिल जाएगी, तो डिस्कशन इसलिए बेस्ट होता है। टीम टीचिंग मेथड क्या होता है कि टीचर जब दो या दो से ज़्यादा टीचर जब मिल के पढ़ाते हैं तो वो होता है टीम टीचिंग, ठीक है, जिसमें कोलैबोरेशन होता है दो या दो से ज़्यादा टीचर। ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग होता है कि स्टूडेंट इसमें इंडिपेंडेंट है, वो जैसे मन चाहे पढ़ सकते हैं, जब मन चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओपन लर्निंग में आपका जैसे स्वयं हो गया, मूक्स हो गया, ये सारे ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। प्रोजेक्ट मेथड में इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, हम एक तरह का एक्टिविटी कराते हैं बच्चे को कि हाँ ये प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में बच्चा क्या करता है, अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करता है, इन्वॉल्व रहता है एक्टिविटी में, तो इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि एक टाइम पे अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी जाए तो उसके कितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं, वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, कितने आइडियाज़ निकल के बाहर आते हैं। सो पार्टिसिपेंट्स हैव टू शेयर देयर आइडियाज़ ओपिनियंस अबाउट अ टॉपिक विच इज़ प्रोवाइडेड। ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ बच्चे की तरफ से आना, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन होता है जिसमें 2-3 मेंबर्स होते हैं, पैनल मेंबर्स होते हैं, और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी क्या कहलाता है, इन डेप्थ स्टडी कहलाता है, किसी भी केस का, किसी भी फिनोमेना का, किसी भी आप कह सकते हो किसी भी फैक्टर का जो होता है। केस स्टडी मीन्स रियल लाइफ सिचुएशंस की जो हम स्टडी करते हैं उसको केस स्टडी करते हैं। इन डेप्थ में किसी चीज़ की स्टडी करना, दैट इज़ योर केस स्टडी। नेक्स्ट है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स का जो हमको स्कूल में असाइनमेंट्स मिलते थे, तो स्टूडेंट्स हैव टू वर्क ऑन सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन टॉपिक आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद जो उनको होमवर्क मिलता था, असाइनमेंट्स मिलता था, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते थे, नेक्स्ट डे वो सबमिट करते थे। देन सेमिनार हो गया। ऑर्गेनाइज्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देयर इज़ एन एक्सपर्ट और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु एड्रेस अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेमिनार में क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होता है, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बताता है, आपको समझाता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और एक टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है देन रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है, इसमें हम जब भी आप एनुअल फंक्शंस होता था तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग रोल प्ले करते थे, लाइक कोई भगत सिंह का रोल प्ले करता था, कोई महात्मा गांधी का रोल प्ले करता था। तो इससे क्या होता था कि उस बच्चे के अंदर जिस भी सेलिब्रिटी का या जिस भी फ्रीडम फाइटर का वो रोल प्ले करता था तो उसके बारे में उसको पता चलता था, तो इससे क्या होती है, नॉलेज इन्हांस होती है बच्चे की। तो रोल प्लेइंग भी एक तरह का मेथड ऑफ टीचिंग है। देन सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या होता है, हम रियल लाइफ सिचुएशन जो रहती है उसका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमको हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन चलाना है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं एरोप्लेन पे बैठ जाएंगे ना, तो एक तरह का सिमुलेशन, एक तरह का वर्चुअल इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट किया जाएगा कि मुझे ऐसा लगे कि मैं एरोप्लेन सच में चला रहा हूँ। ओके, तो ये होता है सिमुलेशन। ये मेनली साइंस और लेबोरेटरी वाले फील्ड के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, ओके, टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए। देन नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, इसमें बच्चा खुद से सीखता है, पर्सनलाइज्ड हम उसे सिखाते हैं उसके ढंग से, ओके। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसमें टीचर क्या करता है, अलग अलग पढ़ाता तो बच्चे को उसी के ढंग से, लेकिन वो डिफरेंशिएट कर देता है। डिफरेंशिएट किस में करता है, सब्जेक्ट मैटर हो गया उसमें डिफरेंशिएट कर देगा, या अलग अलग मेथड्स में डिफरेंशिएट कर देगा कि इंडिविजुअल को उसके ढंग से भी पढ़ाएं और
उस केस पे भी पढ़ाएं जिस केस में अगर एक टीचर को अलग अलग मेथड्स यूज़ करना है तो वो अलग अलग मेथड्स यूज़ करके भी पढ़ाएं. दैट इज़ फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. देन है लाइव सेशंस. इसमें टीचर लाइव जाता है, यूट्यूब पे हो चाहे आपका जो भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है उस पर लाइव जाके आपको पढ़ाता है. तो इससे क्या होता है, बच्चा उसी टाइम क्वेरीज पूछता है, लाइव सेशन में डिस्कशंस हो जाते हैं. ओके, सो ये थे आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग. टोटल 19 मेथड्स ऑफ टीचिंग है. होप सो आपको समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एड्स. फर्स्ट वी विल नो व्हाट आर टीचिंग एड्स, what are the benefits of teaching aids and how these aids are useful to students. So teaching aids जानेंगे क्या होता है. टीचिंग एड्स वैसा तरह का एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिससे कि स्टूडेंट क्या करता है, ज़्यादा टाइम तक माइंड में स्टोर करके रखता है कॉन्सेप्ट को. एंड एट द सेम टाइम टीचिंग एड्स हेल्प इन एंगेजिंग स्टूडेंट्स एंड दे लर्न विथ इंटरेस्ट. क्या होता है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जग जाता है, पैदा हो जाता है, जिससे वो चीज़ों को जल्दी समझता है और ज़्यादा टाइम तक रिटेन करके रखता है. सेकंड इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड आप क्लास का जो मोनोटोनी ऑफ लेक्चर जो होता है, मीन्स मोनोटोनी मीन्स लेक्चर कराते कराते क्लासरूम क्या हो जाता है, बोरिंग सा होने लगता है, बच्चे फिर पढ़ने में ध्यान नहीं देते. तो ये क्या करता है, टीचिंग एड एक मोनोटोनी को ब्रेक करता है. ठीक है, टीचिंग एड्स ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ लेक्चर्स. जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं उसके मोनोटोनी को ब्रेक करता है और एक इंटरेस्ट पैदा कर देता है बच्चे के अंदर. ठीक है, और इससे एक और चीज़ होगा कि टीचिंग एड यूज़ करने से बच्चा साइमल्टेनियसली बहुत सारे सेंसेस का यूज़ करेगा. वो ईयर्स का भी यूज़ करेगा, आइज़ का भी यूज़ करेगा, ब्रेन भी अप्लाई करेगा. सो एक टाइम पे मल्टीपल सेंसेस का यूज़ होगा टीचिंग एड्स में. ओके, तो अब पढ़ते हैं कि टीचिंग एड्स में कौन कौन तरह के एड्स आते हैं जो कि यूज़फुल है. फर्स्ट है हमारा ऑडियो एड्स. ओके, सेकंड है हमारा विजुअल एड्स. थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स. ये 3 तरह के एड्स हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहला है ऑडियो एड्स. ऑडियो एड्स से क्या होगा, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट इज़ क्लियर. ऑडियो मीन्स समथिंग विच इज़ ऑडिबल, वैसी चीज़ें जिन्हें हम सुन सकते हैं. विच अपील टू द सेंस ऑफ हियरिंग ऑफ स्टूडेंट्स, जिनसे बच्चे सुन सकते हैं. ऑडियो एड्स, तो ऑडियो एड्स में क्या क्या आएगा, रेडियो आएगा, रिकॉर्डर्स आएगा, पॉडकास्ट आएगा, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और ऑडियो सीडी. रेडियो में एक याद रखना कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कब स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर 1927. ओके, रेडियो हो गया. नेक्स्ट है रिकॉर्डर्स. रिकॉर्डर्स आपको पता है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, डिस्कशन को, डायलॉग्स को या कन्वर्सेशन, कोई भी चीज़ हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए वी यूज़ रिकॉर्डर्स. पॉडकास्ट और रेडियो में सिर्फ एक डिफरेंस है, ये रेडियो जैसे ही होता है, बस रेडियो आपका विदाउट इंटरनेट चलता है, बट पॉडकास्ट के लिए आपको चाहिए रहता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी. ठीक है, पॉडकास्ट are available over the internet. So this was the basic difference between podcast and radio. रेडियो विदाउट इंटरनेट चलता है और पॉडकास्ट के लिए हमको इंटरनेट चाहिए रहता है. ठीक है, these are available over the internet. टेलीफोन, you all must be knowing what is telephone. मोबाइल फ़ोन, ऑडियो सीडी, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं. रेडियो का बस मैंने जो बोला वो याद रखना है. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1927. और वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड 13 फरवरी. याद रखना 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है. सो दिस वॉज योर ऑडियो एड्स. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम विजुअल एड्स की तरफ. ओके, विजुअल एड्स से क्या समझते हैं, विजुअल एड्स आर डिज़ाइन टू अपील टू द आइज ऑफ द स्टूडेंट. मीन्स जिन्हें आप, वैसी चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हो. तो विजुअल एड्स में क्या आता है, स्लाइड्स आता है. ओके, स्लाइड्स क्या है, एक
कॉमन विजुअल एड है जो कि हर फील्ड में यूज़ होता है, चाहे सॉफ्टवेयर के फील्ड में हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, गूगल स्लाइड्स हो, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है क्या प्रिपेयर करने के लिए, स्लाइड्स। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज स्लाइड्स बच्चे को पढ़ाया जाता है। चार्ट्स एंड ग्राफ्स पता ही है आपको, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू। फ्लिप चार्ट्स क्या होता है, फ्लिप चार्ट एक तरह का ये टीचर मेनली ये डिज़ाइन करता है, ओके, कि एक एक करके वो फ्लिप करता है चार्ट्स एंड अकॉर्डिंगली दैट स्टूडेंट्स वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक फॉर एग्जांपल एक फ्लिप चार्ट है, इस पे अगर जो भी कंटेंट है इसको टीचर ने पढ़ा दिया तो फिर इसको फ्लिप कर देगा और फिर नेक्स्ट चार्ट आ जाएगा, फिर उसका कंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। ये होता है फ्लिप चार्ट, ठीक है। द फर्स्ट चार्ट इज फ्लिप्ड टू मूव टू अनदर चार्ट। मैप्स पता है आपको, पोस्टर्स, पिक्चर्स। फिर डिस्प्ले बोर्ड्स में क्या क्या आती हैं चीज़ें, डिस्प्ले बोर्ड्स में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, पेग बोर्ड्स, उसके बाद मैग्नेटिक बोर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड्स, फ्लैनल बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स, समरी। सी पेग बोर्ड क्या होता है, पेग बोर्ड एक तरह का वैसा बोर्ड होता है जिसमें होल्स रहता है और अब उस होल पे आप अटैच करते हो डायग्राम्स को या पिक्चर्स को, ठीक है, पेग बोर्ड्स। मैग्नेटिक बोर्ड्स में आयरन का बना रहता है चीज़ें और वो चिपक जाता है मैग्नेटिक बोर्ड में, ओके। बुलेटिन बोर्ड्स वेलवेट का होता है जिसमें आप किसी भी तरह का पिक्चर्स हो या पोस्टर्स हो, आप पेन के थ्रू आप उसको स्टिक कर सकते हो। फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड मेनली उसका बना रहता है, एक तरह का फैब्रिक का बना रहता है, वुड फैब्रिक हो या किसी तरह का वुड हो, जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके पीछे सैंड पेपर लगा रहता है, ओके। सैंड पेपर आपको पता है क्या होता है, सैंड पेपर लगा रहता है और वो फिर स्टिक हो जाती हैं आपके बोर्ड पे, तो फ्लैनल बोर्ड। ये सब की इमेजेस आप लोग एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक बोर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड्स, पेग बोर्ड्स और फ्लैनल बोर्ड्स क्या होता है। देन नेक्स्ट होता है प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स आपको पता है, समरी कार्ड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स से क्या समझ में आता है कि वैसी चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम उसे सुन भी सकते हैं, ऑडिबल एज वेल एज विजिबल। ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें फिल्म्स आती हैं, फिल्म्स देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पपेट शोज़ जो होते हैं, कठपुतलियों का खेल, कार्टून्स, ड्रामा प्ले, टेलीविज़न चैनल, ऑनलाइन वीडियोस, these all are your audio visual aids, okay। नेक्स्ट आते हैं हम अब इवैल्यूएशन सिस्टम पे। इवैल्यूएशन क्या है, एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक तरह का सीक्वेंशियल प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें हम बच्चे के नॉलेज को असेस करते हैं। मींस बच्चे के नॉलेज को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि बच्चा कितना सीखा है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन। इससे क्या होता है कि इवैल्यूएशन करने से बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चल जाता है, और इनकेस अगर वीक है किसी भी सब्जेक्ट में तो फिर उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, रेमेडियल मेजर्स लेते हैं ताकि वो ठीक हो पाए। ये होता है इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं बच्चे की स्टडी को कि वो कितना सीखा है। इसके भी टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ऑल्सो नोन एज प्री इवैल्यूएशन। याद रखना, प्री इवैल्यूएशन भी कहते हैं। प्री इवैल्यूएशन क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। और इनिशियल इवैल्यूएशन मीन्स स्टार्टिंग इवैल्यूएशन। दिस इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट एट द बिगनिंग ऑफ कोर्स। ये इवैल्यूएशन कब स्टार्ट होता है, कोर्स के पहले। लाइक जैसे आप आपको जैसे MBA कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आपको कैट देना पड़ता है, ठीक है, मैट देना पड़ता है, स्नैप देना पड़ता है, ये सारे एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप अच्छे MBA कॉलेजेस में एडमिट हो पाते हो। तो ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं ये किस तरह के प्लेसमेंट हो गया, ये आपका हो गया किस तरह के इवैल्यूएशन होंगे, ये आपका हो गया प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जिसमें किसी यूनिवर्सिटी में घुसने से पहले या
प्री इवैल्यूएशन मीन्स आप जब एंटर कर रहे हो किसी कॉलेज में तो उसके पहले जो इवैल्यूएशन होता है, उसके पहले जो टेस्ट कराया जाता है, दैट इज़ और प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, कि आप वहाँ पे प्लेस हो रहे हो वो टेस्ट देके, वो इवैल्यूएशन देके। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, प्री इवैल्यूएशन और इनिशियल इवैल्यूएशन। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डेप्थ में कराई हैं इवैल्यूएशन जब अलग से मैंने टॉपिक कराया था। तो अगर आपको अलग अलग ये सारा टॉपिक्स पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, सारा टॉपिक्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हर एक चीज़ डेप्थ में कराई हुई है। अभी रिवीजन सीरीज़ है तो मैं उतना डेप्थ में नहीं बता सकती। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो हम ड्यूरिंग द कोर्स में करते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं या जब हमारा क्लासेस चल रहा है तो उस दौरान जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कैरीड आउट ड्यूरिंग द कोर्स, ये किस फॉर्म में होता है, जो हमारा टेस्ट होता है, वीकली क्विज होता है, मंथली क्विज होता है, उस फॉर्म में जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दैट इज़ ड्यूरिंग द कोर्स, जब आपका कोर्स चल रहा है, 1 साल का कोर्स होता है, तो उस 1 साल के दौरान जो टेस्ट हो रहे हैं उसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। याद रखना, ये सारे नाम जो हैं याद रखना, प्री इवैल्यूएशन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, क्योंकि अदर नेम से भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन, इसको एक्सटर्नल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में होता है, ये कोर्स ख़त्म होने के बाद होता है। इट इज़ कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स। किस फॉर्म में होता है, ये एनुअल एग्ज़ाम्स हो गया, आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। और एक चीज़, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में मार्क्स कटने का डर नहीं होता है, क्योंकि वीकली टेस्ट हो रहा है, क्विज हो रहा है, तो मार्क्स नहीं कटेगा। बट समेटिव इवैल्यूएशन फाइनल मार्क्स होता है, इसलिए इनको ग्रेड दिया जाता है। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आर नॉट ग्रेडेड। क्यों? क्योंकि वो बीच में कंडक्ट किया जाता है, और फाइनल जो होता है समेटिव इवैल्यूएशन वो ग्रेडेड होता है। ओके, देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या, हम रेमेडीज़ देखते हैं, हम कॉजेज़ देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, डायग्नोस करते हैं। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना बीमारी, सिमिलरली टीचर क्या करता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करता है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्या कॉज है, क्या रीज़न है उसके पीछे कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो इसलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन उसके कारण को ढूंढता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। Whereas diagnostic evaluation diagnoses the causes of such problem, उन प्रॉब्लम के पीछे के कारण को खोजता है योर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इन दिस परफॉर्मेंस ऑफ वन स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अदर्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स हैं ए और बी, तो ए को कितना मार्क्स आया, बी को कितना मार्क्स आया, ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं। बट क्राइटेरियन में क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 60% है पासिंग मार्क्स है, 60% आपको हर एक यूनिट में लाना है, मीन्स 60 तो लाना ही लाना है 100 में। तो ये क्राइटेरिया है। अगर इसमें से 5 बच्चे को 60 आए, 60 या 60% से ऊपर आए, तो पाँचों बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, जिसमें हम एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, और उस स्टैंडर्ड को जो क्वालिफाई कर दिया, उस स्टैंडर्ड को जो फुलफ़िल कर दिया वो आगे बढ़ता है, और जो नहीं फुलफ़िल कर पाए वो पीछे रह जाता है। तो क्राइटेरिया, जैसे आपका नेट के एग्ज़ाम में जो कट ऑफ निकलता है वो क्या है, एक क्राइटेरिया है ना, जो कि हाँ आपको 55% आपको चाहिए ही चाहिए, वो क्राइटेरिया है। बट नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, आप एक को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं, जो परसेंटाइल निकलता है वो क्या होता है, मेरा नॉर्म रेफरेंस्ड, लेकिन जो परसेंटेज होता है वो होता है मेरा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी के बारे में। ये भी एक तरह के मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं क्या होता है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी। पेडागोजी मतलब होता है, जैसे आपका मेमोरी लेवल है, आप लोगों ने मेमोरी लेवल में क्या पढ़ा था कि उसमें पूरा का पूरा पावर किसके पास रहता है, टीचर के पास रहता है। बच्चा उसमें रोट लर्निंग करता है, उसको ABCD रटवाया जाता है, जैसा टीचर बोलेगा बच्चा वैसे ही करेगा।
बच्चे के पास अपनी खुद की कोई पावर नहीं होती है, खुद का कोई दिमाग नहीं होता। अगर टीचर उसको जिस डायरेक्शन में बोलेगा जाने, वो बच्चा उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये सारी चीज़ें वी हैव स्टडीड इन मेमोरी लेवल, बेसिक लेवल जो है। सेम पेडागोजी भी वैसे ही होता है। इसमें लर्नर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स पे, इस पे डिपेंडेंट होता है। टीचर डिटरमाइंस व्हाट एंड हाउ टू लर्न। टीचर इसमें डिटरमाइन करता है, देखता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, व्हाट टू लर्न, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास रहती है, एक टीचर के पास रहती है। अगर टीचर को सपोज ए फॉर एप्पल पढ़ाना है, ठीक है, तो वो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाएगा। अगर सपोज टीचर को बी फॉर बॉल की जगह बी फॉर बॉय पढ़ाना है, तो बच्चा बी फॉर बॉय ही पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चे के पास अपना खुद का ब्रेन नहीं होता, वो ब्रेन को यूज़ नहीं कर पाता प्रॉपरली, जिस वजह से टीचर के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। और टीचर ही देखता है कि उसे क्या पढ़ाना है एंड कैसे पढ़ाना है, दैट इज़ व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। दिस इज़ एंटायरली ट्रेनर लेड लर्निंग। क्योंकि ट्रेनर लेड लर्निंग मतलब क्या हुआ कि जो लर्निंग है वो पूरी की पूरी टीचर पे निर्भर करती है। ओके, टीचर के पास ही पावर रहता है कि वो बच्चे को पढ़ाए या बच्चे को किस ढंग से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन करता है, टीचर। इसलिए टीचर लेड लर्निंग होता है। सो दिस वॉज योर पेडागोजी। इट्स जैसा मेमोरी लेवल था सेम वैसे ही हमारा पेडागोजी है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोगोजी। इट इज़ सिमिलर टू योर यू कैन से मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जैसा है एंड्रोगोजी। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि उसमें बच्चा खुद के फैक्ट्स बनाता है, खुद के रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है, उसको ब्रेन आ जाता है प्रॉपरली, वो ब्रेन का यूज़ करने लगता है, उसे पता चलता है कि हाँ क्या चीज़ें मेरे लिए सही हैं, क्या चीज़ें नहीं। एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को डेवलप करता है, आइडियाज़ को बताता है। तो ये सारी चीज़ें किस में हमने देखी थी, मेमोरी लेवल में। सो मेमोरी लेवल के जैसा ही हमारा एंड्रोगोजी लेवल, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू योर मेमोरी लेवल। इसमें लर्नर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर्स। लर्नर्स खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहते अब टीचर पे, और अपनी प्रॉब्लम वो क्या खुद ही सॉल्व करते हैं, खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ़ इन केस अगर नहीं उनसे सॉल्व होता है तो फिर टीचर उनकी मदद करता है। बट इनिशियली व्हाट दे ट्राई टू डू, दे ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय देयर ओन। ओके, सेल्फ डायरेक्टेड। इसमें सेल्फ डायरेक्ट किया जाता है, बच्चे को सेल्फ डायरेक्टेड रहते हैं, उन्हें पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक। सी इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है ना, समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। इंट्रिंसिक मतलब, तो मोटिवेशन क्या होता है, अंदर से आता है। बच्चे के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तो वो अंदर से वो इच्छा आएगी। अब फॉर एग्जांपल आप अभी हायर लेवल की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, सपोज़ आप 12th में थे या ग्रेजुएशन में थे उस टाइम पे, तो आपके अंदर मोटिवेशन खुद ब खुद आता था। आपको बोला नहीं जाता था कि पढ़ो, 12th है, पढ़ो, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। वो मोटिवेशन क्या होता था, इंट्रिंसिक होता था। आपको पता है कि हाँ अच्छे मार्क्स लाने हैं वरना मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे। सो खुद ब खुद आप मोटिवेटेड होते थे, सेल्फ मोटिवेटेड जिसको कहा जाता है, वो आप उस टाइम पे होते थे। तो इसलिए मोटिवेशन कहाँ से आता है, अंदर से आता है। तो ये था हमारा एंड्रोगोजी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी में क्या होता है, इसमें लर्नर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है। एंड्रोगोजी में भी होता है बट कुछ केसेस में वो टीचर पे डिपेंड करता है। इफ़ इन केस उसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कुछ ऐसा चीज़ है जो उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, टीचर के पास जाएगा। बट ह्यूटागोजी में क्या होता है, लर्नर पूरा इंडिपेंडेंट हो जाता है। लर्नर्स आर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ चैलेंज। किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसे सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। सेल्फ डिटरमाइंड रहता है, उसे पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, मीन्स व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूटागोजी में होती हैं। एंड्रोगोजी में एक चीज़ याद रखना, व्हाट टू लर्न ये तो आपको टीचर ही बताएगा कि क्या पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है, व्हाट टू लर्न ये आप डिफाइन कर लोगे खुद से कि हाँ आपको क्या पढ़ना है। बट हाउ टू लर्न, कैसे पढ़ना है, वो आपको अभी भी टीचर बताएगा। बट ह्यूटागोजी में क्या होता है कि कैसे करना है और क्या करना है, वो सारी चीज़ें बच्चे पे डिपेंड होती हैं। बच्चा खुद ही डिसाइड करता है और खुद ही उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करता है।
लर्नर्स एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, लर्नर तैयार हो जाता है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए इन ह्यूटागोजी। सो इट इज़ सिमिलर टू योर मेमोरी लेवल, या आप इसको अथॉरिटेरियन लेवल भी कह सकते हो। एंड्रोगोजी इज सिमिलर टू योर पेडागोजी सिमिलर टू योर मेमोरी लेवल और अथॉरिटेरियन लेवल। एंड्रोगोजी इज सिमिलर टू योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, और आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक लेवल। ओके, और ह्यूटागोजी क्या होता है, जिसमें बच्चा पूरा इंडिपेंडेंट हो जाता है, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल है, और इसको हम लेजस फेरे भी कह सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा पावर किसके पास रहता है, बच्चे के पास ही रहता है, पूरा अथॉरिटी उसके पास रहता है अपनी चीज़ें डिसाइड करने का। सो दिस वॉज योर पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी, ये डिफरेंस था तीनों में। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट है ई लर्निंग फैसिलिटीज़। पहला है हमारा मूक्स, इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। इसमें मेनली क्या होता है, ऑनलाइन कोर्सेज हम अवेलेबल कराते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मूक जो होता है वो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल कराता है जिसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, स्टूडेंट्स उनका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मूक्स इसमें क्या आता है, पहला तो स्वयं आता है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। फुल फॉर्म इसका याद रखना, इज़ अ मूक बेस्ड इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये मूक बेस्ड इनिशिएटिव है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, आपके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से कोर्सेज जो होते हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं, और स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये किसकी बात हो रही थी, स्वयं की। नेक्स्ट है फिर स्वयं प्रभा, ये दोनों का भी डिटेल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना डेप्थ में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट है MHRD का, जो कि अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MHRD का नाम चेंज होके क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, सो ध्यान रखना। इट इज़ अ सेट ऑफ 34 DTH चैनल। पहले 32 चैनल्स थे, बट अब रिसेंटली कितने हैं, 34 चैनल्स हैं, विच टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग GSAT-15 सैटेलाइट। GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ करके 24 घंटे ये क्या प्रोवाइड करता है, क्वालिटी एजुकेशनल प्रोवाइड करता है। मेनली कंटेंट आपका UGC, IITs, बड़े बड़े NCERTs, ये सारे इन सब के द्वारा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इसका जो वेबसाइट है स्वयं प्रभा का, इसका वेबसाइट किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इनफ्लिपनेट, याद रखना, INFI, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, द वेबसाइट ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय दिस सेंटर इनफ्लिपनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट स्वयं प्रभा। नेक्स्ट है हमारा रूसा। रूसा स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका फुल फॉर्म। ये क्या है, इट इम्प्लीमेंट्स द स्ट्रैटेजिक फंडिंग रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द हायर सेक्टर एट द स्टेट लेवल। ये बेसिकली क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है और स्टेट लेवल का जो हायर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करता है। कौन, रूसा। इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्लान्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जाता है, और ये क्या फंडिंग प्रोवाइड करता है, रिफॉर्म्स सुधार करता है, इम्प्रूवमेंट करता है, किसमें, हायर एजुकेशन सेक्टर में। किस लेवल का, स्टेट लेवल का, याद रखना स्टेट लेवल का करता है। क्वेश्चन में नेशनल लेवल आ जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, तो उसको टिक मार्क नहीं करना, ये स्टेट लेवल का प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रिंट। Imprint, first of all, the full form of imprint stands for impacting research, innovation and technology. It is concerned with your research, innovation and technology. It addresses the major challenges in science and technical, includes all IITs, IISCs and ICAR. ये बेसिकली क्या करता है,
ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए ये इनिशिएटिव सेटअप किया गया है, इनिशिएटिव लाया गया है। ये एड्रेस करता है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको दूर करता है, चाहे वो IITs के हों, चाहे IISCs के हों या ICAR के हों। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट योर इम्प्रूवमेंट, और यू कैन से इट एड्रेसेस द मेजर चैलेंजेस ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके चैलेंजेस को इम्प्रूव करना, सुधार करना और नई नई चीज़ें उसमें इंक्लूड करना, ये भी इम्प्रिंट का काम है। नेक्स्ट है CEC, दैट इज़ कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये कब सेटअप हुआ? इन द ईयर 1993। किसके द्वारा सेटअप हुआ? UGC, फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू द यूज़ ऑफ ICT। कंप्यूटर या ICT की मदद से हायर एजुकेशन के नीड्स को इम्प्रूव करना, नए नए उसमें कोर्सेस लाना, किसकी मदद से? ICT की मदद से। ये बेसिकली किसका काम था? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। एंड व्हेन डिड इट केम? इट केम इन द ईयर 1993। और किसके द्वारा लाया गया? UGC के द्वारा लाया गया। ओके, देन e-पाठशाला। It is a platform which supports a collection of wide range of educational e-resources including textbook, audio, video, periodicals, etc. e-पाठशाला में क्या है कि जितने भी हमारे जो भी e-learning जो resources है, जैसे हमारा टेक्स्ट बुक हो गया, ऑडियो हो गया, फिर आपका लाइब्रेरी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ प्रोवाइड होगी? ई-पाठशाला में। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास वीडियो रहेगा, आपके पास पीरियोडिकल्स रहेगा, आपके पास मैगजीन्स रहेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनका एक्सेस ले सकते हो ई-पाठशाला में। ओके, तो ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स थे, स्वयं, कंसोर्टियम, ई-पाठशाला, NDLI मैंने डिटेल में करा रखा है, आप देख लेना। तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने सारे कवर अप करा दिए हैं। मेथड्स वगैरह, इवैल्यूएशन, फिर आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, उससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। रॉबर्ट गैगने, ये सारे इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इनिशिएटिव्स, जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिया है। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी और की भी फुल वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी कम से कम टाइम में। तो ओके, फिर टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखना, गुड बाय।